हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारी लिस्ट का अगला क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेस से है। ईडियम एंड फ्रेजेस से हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारे पास है, इन माय न्यू ऑफिस, मेरे नए ऑफिस में ऑल एम्प्लॉइज वर डिफरेंट, कि सारे के सारे एम्प्लॉइज डिफरेंट थे। सो आई फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, कि सभी अलग अलग थे, किसी से मेरा व्यवहार मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है ना फील किया कि जैसे एक मछली जो पानी से बाहर आ गई हो। तो बेटा एक पॉइंट ये कि भाई कोई एक्वेरियम है, उसके अंदर मछली थी, वो उछलकर पानी से बाहर आ गई एक्वेरियम से। तो पानी से बाहर आकर मछली तड़पने लगेगी, मींस क्योंकि वो कंफर्टेबिलिटी फील करेगी पानी के अंदर, पानी के बाहर आकर तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ईडियम ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, क्योंकि ऑफिस में सब बिल्कुल डिफरेंट टाइप का बिहेवियर लिए हुए थे जो उसको मैच नहीं कर पा रहा था। तो वो क्या था, वो फील कर रहा था अनकंफर्टेबल उन सारे एम्प्लॉइज के बीच में। क्लियर हुआ ना, अनकंफर्टेबल। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखते रहिए भाई कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया, ये मैच किया कीजिए। आप रोजाना आते हैं तो ये देखा करो कि भाई कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया और कितने का गलत दिया। ठीक है बेटा, आ जाओ बच्चे। हाँ मेरे बेटा, द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय, देखो आज अब जो कर रहे हैं हम चेंज इन एक्टिव वॉइस। बेसिकली ये कह रहा है चेंज इन एक्टिव वॉइस, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है B+V3, ये B+V3 ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में बनाओ तो ABCD बताओ, सेकंड का ABCD जल्दी बताइए। सेकंड का ABCD आपका आंसर मैं देख पा रहा हूं, सेकंड का। चलिए देखिए बेटा, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तो इसे वाज वर प्लस V3, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट होता है V2। तो ध्यान दीजिए, जब भी एक्टिव वॉइस में V2 आए, उसका अगर आंसर बनाना है तो उसके आंसर में आपको वाज वर प्लस V3 लेना पड़ता है। तो ये क्या कहते हैं, ये V2 का जो पैसिव वॉइस होगा, V2 का जो पैसिव वॉइस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस जो होगा वो वाज वर प्लस V3 होगा, क्योंकि V2 को हम वाज वर प्लस V3 में चेंज करते हैं। ये एक्टिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट है, ये पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट है, दोनों पास्ट इंडेफिनिट है, ये एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का। तो भाई V2 को वाज वर में चेंज करते हैं, वाज वर प्लस V3, तो वाज वर प्लस V3 को V2 में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, वाज एडमायर्ड, तो एडमायर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो एडमायर्ड ही रह जाएगा एज ए सेकंड फॉर्म। तो आप चेक करो एडमायर्ड कहाँ है, तो यहाँ पे कर दिया वाज बीइंग एडमायर्ड, ये कॉन्टिन्यूअस बना दिया, तो ये गलत। तो क्या कहता है, एडमायर्ड। तो ये एडमायर्ड आंसर हो सकता है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब नहीं है, हो सकता है ये हो, आगे देख लेते हैं। तो आंसर हैव एडमायर्ड, तो हमें खाली चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसने हैज ए प्लस V3 बना दिया, ये तो V3 दे दिया, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया, तो इसका मतलब है ये भी गलत है। अगला द पेंटिंग हैज बीन, अब ये कहता है हैज बीन एडमायर्ड, तो ये भी, ये हमने पैसिव वॉइस है, हमें तो एक्टिव वॉइस चाहिए, तो ये भी पैसिव वॉइस है, तो ये गलत। ये भी पैसिव वॉइस है, तो ये गलत। जहां B+V3 है पैसिव वॉइस है, तो ये बीइंग प्लस V3 पैसिव वॉइस, ये बीइंग प्लस V3 पैसिव वॉइस, और हमें चाहिए एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस थोड़ी बनाएंगे। अब ये एक्टिव वॉइस है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हमें चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, तो आंसर एडमायर्ड, तो आंसर होगा B। क्लियर हो गया बेटा आंसर। तो पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहले वर्ब मैच किया करो, उसके बाद सारी चीजें इधर उधर। पैसिव वॉइस बना रहे हो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले वर्ब मैच किया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम पैसिव वॉइस, अगेन फ्रॉम पैसिव वॉइस, चेंज इन एक्टिव वॉइस। तो क्या कहते हैं, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसको भी एक्टिव वॉइस बनो। बताइए सेकंड का आंसर, सॉरी थर्ड का आंसर बताइए, ABCD थर्ड क्वेश्चन का आंसर। बताइए बताइए, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। बहुत बढ़िया, चलिए चलिए शाबाश। तो देखें अब यहाँ पे क्या आ गया, ही विल बी मेड। बेटा मॉडल, जब मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इट इज एक्टिव वॉइस। और अगर मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करते हैं, मॉडल के बाद B+V3, क्योंकि पैसिव वॉइस के लिए B+V3 आना कंपलसरी है। तो मॉडल का पैसिव वॉइस होगा तो मॉडल B+V3। अब आप चेक कीजिए
यहाँ पर मॉडल के बाद बी प्लस वी3, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, तो ये हमें मॉडल बी प्लस वी3 दे रखा है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है ना, मॉडल बी प्लस वी3 ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, तो इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो मॉडल प्लस वी1 चाहिए, क्योंकि मॉडल वी1 को मॉडल बी प्लस वी3 में चेंज करते हैं, तो आपको मॉडल के बाद अब वी1 चाहिए, इसको इसमें चेंज करते हैं, इसको इसमें, तो बी प्लस वी3 को वी1 में चेंज करो तो मॉडल प्लस वी1, तो मॉडल क्या है विल, और विल के बाद मेड, मेड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी मेक, तो आप ये चेक कर दो विल मेक कहां होगा, क्योंकि विल मेक को ही विल बी मेड बनाया गया है, तो विल मेक देखो, तो यहां पर विल बी मेकिंग कर दिया, कॉन्टिन्यूअस बना दिया, गलत, विल मेक, हाँ ये ठीक हो सकता है। आगे देखें, शेल बी मेड, पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो पैसिव वॉइस गलत ही हो जाएगा। आगे विल बी मेड, तो बेटा ये भी पैसिव वॉइस और ये भी पैसिव वॉइस, तो गलत हो गया, ये भी गलत, तो आंसर सीधा सीधा ही हो जाएगा, विल मेक। क्लियर है ना, तो बेटा पैसिव वॉइस को आप वर्ब से जज कीजिए सबसे पहले, फिर सारी चीजें बाद में देखें, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें बाद में, सबसे पहले वर्ब देखो कि वर्ब ठीक आई है कि नहीं आई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चलो बताइए, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, वेटिंग 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 फॉर योर रिप्लाई, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, रिप्लाई करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रिप्लाई करें, कोशिश करें रिप्लाई करने की, अपने आंसर को मैच कीजिए, और ये भी देखिए कि आपके कितने में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने में से आप कितने मार्क्स ले रहे हो, ये भी देखिए। चलिए, आपने दिया आंसर, अब मैं बताता हूं, देखो, हिरा इंक्वायर्ड हाउ आई वाज डूइंग बीइंग ऑल अलोन इन माय हाउस, तो आप देखो इसमें कहीं पर भी कोमा इन्वर्टेड कोमास नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, मतलब अगर इसको बहुत आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारा आंसर है, इसको आसान शब्दों में कहूं तो ये आंसर आ गया है, मींस इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर दे दिया, इसमें कोई कमी नहीं है, तो अब वो कह रहा है ये आंसर दे दिया, इसमें कोई कमी नहीं है, तो अब आप क्वेश्चन तैयार करो, इन चारों में से एक क्वेश्चन है, इन चारों में से एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का सही आंसर ये है, तो आपको चारों में से एक क्वेश्चन निकालना है जिसका आंसर ये आ रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ये सारी डायरेक्ट स्पीच है, इन डायरेक्ट स्पीच का इनमें से एक का ये इनडायरेक्ट स्पीच आंसर है, तो इन सभी क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का ये आंसर है, तो देख लेते हैं। तो हीरा इंक्वायर्ड, हीरा ने इंक्वायरी की, तो हीरा सेड टू मी, हीरा सेड टू मी, हीरा सेड टू मी, हीरा सेड टू मी, तो उसने इस रिपोर्टिंग वर्ब को हीरा इंक्वायर्ड मी नहीं लिखा, तो वो तो किसी लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब तो आंसर है, ये तो गलत है ही नहीं, तो इसको उसने इसमें चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है, और चेक कर, मतलब अब वो स्टार्ट कर रहा है हाउ से, हाउ को कंजंक्शन बना दिया, इसका मतलब है जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो हाउ से पूछा गया होगा, क्वेश्चन हाउ से पूछा गया होगा, क्योंकि WH फैमिली वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच में आकर कंजंक्शन का काम करता है, यहां पर ये एज ए कंजंक्शन आ गया, जो इस क्लोज को जोड़ रहा है, जो ये प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ रहा है, जो इस हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ रहा है, तो हाउ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो देखो तीनों हाउ से शुरू हो रहे हैं, ये हाउ से शुरू नहीं हो रहा, तो मतलब एक तो गया, तो उसने कहा आई वॉज डूइंग, आई आंसर आ रहा है, तो आई किसका आंसर आ रहा है, तो कि भाई यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को लिसनर से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन क्योंकि लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर से चेंज करते हैं, हीरा ने बोला तो मी ने सुना, तो मी भी लिसनर और सेकंड पर्सन भी लिसनर, तो मैं लिसनर को लिसनर से चेंज करूंगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस, तो सॉरी मी का सब्जेक्टिव केस, यहां का प्रोनाउन यहां का केस, मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो आई तो ठीक है, तो तीनों में यू है, यू का आई आ गया। अब कह रहे हैं यहां वॉज डूइंग आया, वॉज डूइंग का मतलब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस बनाया गया होगा, वॉज डूइंग कैसा आया होगा कि भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस बनाया गया होगा, तो देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहां है, तो भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहां है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहां है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहां, तीनों प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस। लेकिन जब पढ़ते पढ़ते एक बात, हाउ यू आर, जब हम प्रश्न पूछते हैं तो WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, इसका अर्थ है ये तो गलत हो गया, इसमें सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में दे दी, ये गलत, तो अब आंसर इन दोनों में, तो कि हाउ आर यू डूइंग सेम है, बीइंग
ऑल ऑल, अलोन अलोन, इन इन। अब जो डिफरेंस है, ये जो हाउस हाउस तो सेम है, डिफरेंस है माई और योर। तो उसने आंसर क्या दे रखा है? माई। तो इन दोनों को चेंज करो, जिसका आंसर माई आएगा वो आंसर है। तो माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, तो स्पीकर को स्पीकर से चेंज करो। स्पीकर है कौन है? स्पीकर है हीरा। स्पीकर है हीरा, तो हीरा को मैं मेल मानूं तो बेटा ये स्पीकर को स्पीकर से चेंज करूं तो यहां पे माई है, हीरा ही है, तो ही का अगर मैं ही का पॉजेसिव केस मानूं तो यहां पर हिम होना चाहिए। यहां पर हिम, तो ये हिम तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है आंसर ये होगा। फिर भी जस्टिफाई कर लो, योर सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर से चेंज। तो मी का पॉजेसिव केस, मी का पॉजेसिव केस माई होता है, तो इसका मतलब है ये गलत हुआ, आंसर सी। आप सबका आंसर, हाँ ज्यादातर का, कुछ का बी है, ज्यादातर का सी। साइक्लो सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे ना, हिम और प्रेसिडेंट। नहीं 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 बेटा, इसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं थे, वो हिम ऑब्जेक्ट था, हिम ऑब्जेक्ट था और प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट था। बेटा चेक करना उसे, हिम ऑब्जेक्ट था और प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं थे, ये ऑब्जेक्ट था, और जो प्रेसिडेंट था वो कॉम्प्लीमेंट था। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। पता कैसे चलता है? इन दोनों के बीच में इक्वल टू करके देख लो, जो हिम है वही प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट कौन? हिम। तो जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। तो ही सेड 2 and 2 मेक 4, ठीक है बेटा। साइक्लोन तूने पूछा, ये मैंने उसका रिप्लाई किया। अब ये देखो नरेशन का दूसरा सेंटेंस, ही सेड 2 and 2 मेक 4। और अगर आप चेक कर पा रहे हैं 2 and 2 मेक 4 की 2 और 2 जोड़ो तो 4 बनते हैं, तो ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ मान, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। ये 2 और 2 4 पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी होंगे, तो इनका कभी टाइम नहीं बदलता, ये सेम रहते हैं। तो बेटा जब नरेशन में इनको चेंज करते हैं तो इनका टाइम नहीं बदलता है, सेम रहता है, ये सेम रहता है। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, ये सेड है, ये सेज है, ये गलत। तो ही सेड, ही सेज, गलत। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है, इधर पास्ट इंडेफिनिट तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, तो आंसर इन दोनों में। अब ये क्या कहता है? 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 मेड 4। तो वही बात, इनका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चेंज नहीं होता, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेम रहते हैं। अगर ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सेम रहते हैं तो इनका आंसर, ये टेंस चेंज नहीं होगा, तो मेड गलत हो गया, तो आंसर होगा ये। ही सेड दैट 2 and 2 मेक 4, इसका टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सेम होता है इनका, ये फैक्ट सेम रहेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इसलिए इनका टेंस चेंज नहीं होगा। एरर आ जाइए। अब ग्रामर पर आ जाते हैं। अभी हमने पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस किया, वोकैबुलरी किया, फिर नरेशन में ग्रामर किया, फिर वॉइस का ग्रामर किया, और अब हम कर रहे हैं, अब मैं बता दूंगा तो फिर कैसे पता चलेगा? पहले आप पता करो, फिर मैं बताता हूं फिर किस में एरर है, कौन से टॉपिक का एरर है, बताइए बताइए, फिर मैं समझाता हूं। मैं कहूं ये टेंस एरर आ गया या वर्ब एरर आ गया, तो देखो बेटा, देखो बहुत छोटी सी बात है। डू और मोडल होगा, डू और मोडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब। हैव वाली वर्ब होगी तो हैव वाली हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बाद V3 लगाइए, और अगर डू हैव और बी, और अगर बी वाली हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब V4 होगी। तो बेटा यहाँ पर हैड आया तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आ सकती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से पहले नो हेल्पिंग वर्ब, इनसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं। तो वेंट से पहले तो कोई हेल्पिंग वर्ब आता नहीं, आ गया तो मतलब गलत हो गया। तो बेटा हैव के बाद V3 आता है, तो वेंट की जगह हैड गोन करना पड़ेगा। तो बेटा वेंट की जगह हैड गोन, अगर मैं कहूं तो ये टेंस एरर हो गया, ये टेंस एरर हो गया। हैड है तो इधर गोन कर दो, तो गोन कहां पर है? हैड, हैडंट, वेंट की जगह पर गोन, सी में एरर। डन बच्चे, आ गया ना समझ? बिल्कुल बेसिक से, टेंस से था, टेंस से, पास्ट परफेक्ट से एरर था। नेक्स्ट चलिए अगला बताइए किस टॉपिक से है, क्या एरर है? गलत हो जाते तो तुम डिलीट ही कर देते हो अपने मैसेज, है? गलत हो जाते तो अपने मैसेज डिलीट ही कर देते हो।
रहने दिया करो, थोड़ा सबूत भी तो रहे किसने क्या जवाब दिया था। कि आपका जवाब बिल्कुल गलत। ठीक है, तो सही जवाब के इंतजार में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जवाब दीजिए। अगला, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। तो देखो इफ आ गया, तो इफ का मतलब है कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस है तो इसमें दो कंडीशन जुड़ गई हैं बेटा, एक प्रोबेबल कंडीशन, एक प्रोबेबल कंडीशन होती है। प्रोबेबल कंडीशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 और V5 कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब रिजल्ट देते हैं तो रिजल्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल विल प्लस V1। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम ये लगाते हैं। और जो इम्प्रोबेबल सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप, और जो इम्प्रोबेबल कंडीशन होती है ना, इम्प्रोबेबल कंडीशन में तो हम कंडीशन में यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट V2, और रिजल्ट में यूज करते हैं हम वुड प्लस V1। तो ये शैल विल का कोरिस्पोंडिंग पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कोरिस्पोंडिंग पास्ट है। अब पता है देखो इधर क्या करेगा, इधर इनने दोनों चीजों को जोड़ दिया, यहाँ पर जो गड़बड़ होगी इनने दोनों चीजों को जोड़ दिया। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड विल बी, तो देखो फ्यूचर विल बी इंश्योर्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसे वही से फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहाँ पर ट्राइड कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा इसने क्या करा, V2 को शैल विल के साथ जोड़ दिया, गलत कर दिया। अब या तो पूरा प्रोबेबल बनाओ या पूरा इम्प्रोबेबल बनाओ, अब या तो प्रोबेबल बनाओ या पूरा इम्प्रोबेबल बनाओ। तो बेटा लेफ्ट टू राइट का नियम लगेगा, तो इसको लेफ्ट को सही मानते हुए राइट में करेक्शन करेंगे। तो बेटा ट्राइड की जगह पर सब्जेक्ट है दे ऑल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ट्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ कि नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। अगर ये क्लियर है तो आंसर आपका जो जाकर बनेगा, ट्राइड का ये रहा, तो ट्राइड की जगह ट्राई होगा, आंसर डी। अब बताओ क्लियर है कि जो फंड्स का अवेलेबिलिटी है वो इस बात को इंश्योर करेगा इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम, कि वही प्रपोजल वो समय पर सबमिट कर दे। क्लियर है। यूजर क्या बोल रहा, सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा इतनी तारीफ, ओ माय गॉड मुझे शर्म आ जाएगी, ओ माय गॉड मुझे शर्म आ जाएगी, ऐसे तो बड़ी तारीफ करेगा। बेटा मैं तो बस पढ़ाता हूं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है। ऐसे क्यों पढ़ाते हैं, इतना ज्यादा ग्रामर क्यों बताते हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ग्रामर ही आना है, स्पोकन तो आना नहीं। अब ग्रामर आना है तो ग्रामर की क्लास में मेरे ग्रामर नहीं सिखाऊंगा तो बेटा क्या सिखाऊंगा मैं, तो इसलिए क्लियर है ना। चलिए आगे। टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज प्लेड अलोंगसाइड डेविड। एरर बताओ, एरर बताओ। तो बेटा इसके अंदर जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है। इसमें जो एरर है वो एरर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक से एरर है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक से एरर है। बेटा यहां पर इन प्लेस ऑफ हैज यूज हैव, कह रहा भाई ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो देखो यहां पर वो क्या कहता है, द टू ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड। बेस्ट फॉरवर्ड जो सबसे पहले आते हैं ना प्लेयर्स, उनको कहते हैं बेस्ट फॉरवर्ड्स। तो देखो ऑफ के बाद अगर आया द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहां पर टू ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, तो कि संसार के जो बेस्ट फॉरवर्ड्स हैं जो सबसे पहले आते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उन प्लेयर्स में से वो दो की बात कर रहा है, दो को सिलेक्ट कर रहा है। इस ऑफ का मतलब है में से, तो जो इतने सारे बेस्ट फॉरवर्ड्स हैं उनमें से ये दो फॉरवर्ड्स की बात कर रहा है। किनकी, दो की। तो मतलब टू फॉरवर्ड्स की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया ना, इधर वन होता इधर सिंगुलर वर्ब, इधर टू है तो इधर प्लूरल वर्ब। सो सिंपल, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आया ये तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो टू है, टू मतलब टू फॉरवर्ड्स, तो ये दो लोगों की बात कर रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब होगी, तो दैट्स इट, प्लूरल वर्ब होगी। तो यहां पर हमें
इन प्लेस ऑफ हैज यूज हैव, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है कि जो बेस्ट के दो वर्ड के जो बेस्ट फॉरवर्ड्स है उनमें से जो दो फॉरवर्ड्स हैं हैव प्लेड, उन्होंने खेला अपना गेम अलोंग साइड डेविड, डेविड के अलोंग साइड, डेविड के साथ साथ, ठीक है ना। क्लियर हो गया बच्चे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अवर सेल्फ शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज, चलो आंसर दीजिए। हाँ यूजर टू की वजह से है, हाँ बेटा जल्दी के चक्कर में हो जाता है गलत, जल्दी के अभी तो कर लो, लेकिन बेटा मैं तो ये जानता हूं कि बेटा पहले है ना, पहले बच्चा चलना सीखे बाद में दौड़ना, तो अभी जल्दी करना नहीं है, अभी सही पर फोकस करो, जल्दी हो जाएगा। आप पहले सही बनाना सीख जाओ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो सही बनाना सीखो, जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएगा ना उतना जल्दी अपने आप बनेगा, ठीक है ना, उतना जल्दी अपने आप बनेगा। चलो देखो, अब देखो मैंने आपको एक छोटा सा बात बताया कि बेटा जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं ना, जब भी कोई हम वाक्य लिखते हैं तो बेटा उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना बेहद कंपलसरी है। किसी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना कंपलसरी है। तो शुड नॉट बोस्ट ऑफ, तो शुड और बोस्ट तो यहाँ पे वर्ब तो दे दी, तो ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखो ना भाई, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखो ना। तो अवर सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव केस है, अवर सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव केस है, यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा, तो अवर सेल्फ का सब्जेक्टिव केस जो होगा बेसिकली यहां पर देखो, अवर सेल्फ का सब्जेक्टिव केस यहां पर वी होता, लेकिन अगर मैं यहां वी लगा दूंगा तो यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव है वंस, तो वी के अकॉर्डिंग तो अवर आना चाहिए। तो अगर इसने इधर वंस लिखा है तो वंस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होगा वो वी नहीं, वो होगा वन। एक वन का मतलब होता है एक, और एक वन का मतलब होता है सभी, ऑल, एवरीवन। तो यहां वन का मतलब है एवरीवन, कि हर किसी को, कि वन शुड नॉट बोस्ट, कि किसी को भी, बोस्ट होता है डींगे हाँकना, लंबी लंबी छोड़ना, कि किसी को भी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए ऑफ वंस नॉलेज। अगर किसी को कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान को लेकर उसे घमंड नहीं करना चाहिए, लंबी लंबी बातें नहीं छोड़नी चाहिए, मतलब घमंडी वाली बातें नहीं करनी चाहिए, एरोगेंस नहीं बनना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो आंसर जो होगा अवर सेल्फ्स, इन प्लेस ऑफ अवर सेल्फ्स यूज वन, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ही रन्स ही डैश देयर इन टाइम, इस टाइप के आज दो आ गए, इस टाइप के आज दो आ गए, मैं आपके क्वेश्चन देता हूं सर। बेटा अब जहां पर आपको, जैसे आप कह रहे हो कभी कभी होता है, कभी कभी तो बेटा ये थोड़ा थोड़ा आता ही रहेगा, कभी कभी जब ऐसा होता है एरर समझ में नहीं आ रहा है, और जब आप उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं, जब आप उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं तो आप देखो कि वो एरर किस सेक्शन से पूछा गया, किस पार्ट से पूछा गया, तो उस पार्ट के बारे में जानो, और थ्योरी रोजाना पढ़ो। थ्योरी तो मतलब टाइम मिलते के साथ ही, कि आपको ऐसा लगता है कि चलो कंजंक्शन, कंजंक्शन की जो टॉपिक बताया था एक बार थ्योरी पढ़ लो, रिमाइंड हो जाएगा सब कुछ, सबकी थ्योरी, बैठ के प्रोनाउन की थ्योरी पढ़ लो, तो थ्योरी पढ़ लिया करो कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक, भाई प्रोनाउन में एरर था, मेरे को समझ में नहीं आया तो प्रोनाउन की थ्योरी पढ़ लो। सिर्फ थ्योरी थ्योरी, पूरा पूरा टॉपिक एकदम डिटेल में नहीं हो पाता है, थ्योरी थ्योरी पढ़ते हुए निकल जाओ, जहां दिक्कत आए वहां पर उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ो। लेकिन जो टॉपिक हो गए उनको वो टॉपिक भूल जाएंगे आपके, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, और क्लास अटेंड करते हुए जो जो टॉपिक आपके हो गए हैं तो उनको पूरा पूरा तो एकदम पूरा पूरा रिवीजन करने में तो टाइम लगेगा, तो लेकिन थ्योरी पढ़ने में थोड़ी टाइम लगता है। थ्योरी अगर पढ़ना चाहें तो एक दिन में 2 या 3 टॉपिक की हो जाएंगी थ्योरी, थ्योरी पढ़ते रहो तो आपको रिमाइंड रहेगा, मतलब कि आपको वो सब चीजें याद रहेंगी, जिंदा रहेंगी आपके दिमाग में। ये भी कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है, प्रोबेबल कंडीशन, ये प्रोबेबल कंडीशन का टॉपिक से एरर आया। प्रोबेबल कंडीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल गेट होगा, अभी भी बताया, बिल्कुल अभी भी बताया। इफ ही रन्स, अगर वो दौड़ेगा, ही विल गेट देयर इन टाइम, अगर वो दौड़ कर जाएगा तो वहां टाइम पर पहुंच जाएगा। सो सिंपल, बहुत आसान। आगे, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट, अच्छा इसको है ना आप देन से लेना, ये अंडरलाइन आप उसको यहां से लेना,
आप इसको अंडरलाइन यहां से लेना करो। बताओ 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 बताओ। तो देखो अब इतना समझ में आया होगा कि ग्रेटेस्ट आया तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो और इसे अंडरलाइन नहीं किया, इसका मतलब ये ठीक है, तो गलती इस सेक्शन में। और अगर मैं बोल रहा हूं ऑल, तो मुझे यहां पर ऑफ अगर मैं दे देता तो ये भी ठीक हो जाता, ऑफ ऑल मौर्यन एम्पायर्स, और ऑल लिखता तो फिर द भी लिखना पड़ता। तो इसमें दो गलतियां होंगी, ऑफ नहीं है और एक द नहीं है, गलत। अब यहां पर देखो दोनों चीजें ऑफ भी है द भी है, तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लो। और बेटा जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं ना, देखो जब आप एक का कंपैरिजन एक से ज्यादा से में करते हो, ज्यादा लोगों में से एक को चुनते हो, तो उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन कुछ नियमों का ध्यान रखें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक तो द का यूज होता है, और दूसरा सुपरलेटिव डिग्री के बाद या तो ऑफ का यूज होगा, या इनका यूज होगा, या फिर अमंग का यूज होगा। इन तीनों में से एक प्रेपोजिशन का यूज होगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। तो आप अगर इधर देखें तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द तो है, लेकिन अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद या तो ऑफ होगा, या अमंग होगा, या ऑल। इसने टू दे दिया, टू लगता ही नहीं, तो मीन्स ये दोनों भी गए। आंसर ये रहा, आंसर ये रहा। आपका आंसर क्या आ रहा है? CBD जो भी आ रहा है, लेकिन आंसर होगा इसका बी। तो अब मीनिंग कहता अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट, अशोका सबसे ज्यादा महान था ऑफ द मौर्यन एम्परर्स, कि भैया मौर्यन एम्परर्स जो थे उनमें से सबसे ज्यादा महान अशोका था। ठीक है ना? नेक्स्ट, हाँ, द इलाबोरेट सिलेबी। बेटा ये जो, चलो आंसर दो फिर मैं समझाता हूं। आंसर दो पहले, आंसर दो। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हाँ जी, तो देखो ये सिनोनिम है, आपको समराइज्ड का सिनोनिम लिखना है। एक्सपेंडेड होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, ग्रो करना। समराइज होता है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। समराइज का एक मैं सिनोनिम बोलूं, आप समरी बता रहे हो तो हम कहते हैं इसकी समरी बताओ, तो हम किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी भी चीज को एलाबोरेट कर रहे हैं। एलाबोरेट कर रहे हैं तो किसी भी चीज को व्याख्या करना, किसी समराइज करना, व्याख्या करना, डिस्क्राइब करना। रिकैपिचुएटेड, बेटा री का मतलब है दोबारा, इसका मतलब होता है दोबारा वर्णन करना। समझ रहे बात को? किसी चीज का दोबारा, रिकैपिचुएटेड, बेटा जहां री होगा, री का मतलब होता है दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा, है ना? मतलब इसको हम कह सकते हैं अगेन, अगेन, जैसे रिपीट, रिवाइज, है ना? रिपीट, रिवाइज, रीबर्थ, तो इसका मतलब होता है अगेन। तो इसका मतलब हो जाएगा दोबारा, इसका मतलब होता है दोबारा वर्णन करना, किसी का भी वर्णन करना दोबारा। ठीक है। अब प्रोलोंग्ड का मतलब होता है ये टाइम के अंदर, कि मतलब लेंथी इन टाइम। ये क्या बताता है कि टाइम के अंदर किसी चीज का बड़ा होना, तो लेंथ इन टाइम। लेंथी कर लो, लेंथी इन टाइम, समय के अंदर जो चीज ज्यादा समय से हो उसे प्रोलोंग्ड। लेंथ एंड, अब ये तो लेंथ होता है, कहता है लेंथी, लेंथी इन साइज। जो कोई साइज में बड़ा होता है तो उसे हम लेंथ एंड कहेंगे। जो टाइम में बड़ा होता है, टाइम में ज्यादा टाइम की बात करता है, प्रोलोंग। तो बेटा आंसर हो जाएगा रिकैपिचुएटेड, क्योंकि वर्णन करना, एलाबोरेट करना, समराइज करना का सिनोनिम है। और बेटा इसका मतलब भी डिस्क्राइब करना होता है। क्लियर हो गया बेटा?
हाँ चलिए, तो आंसर ये था सिनोनिम। देखो वोकैबुलरी। अगला एंटोनिम, इलेटेड। इलेटेड, शी वॉज इलेटेड, वो बहुत इलेटेड थी अबाउट हर प्रमोशन। अब प्रमोशन को लेकर कोई इलेटेड होगा तो क्या होगा, वैसे आइडिया लगा। बट हर कुलीग फेल्ट क्वाइट डिसहार्टेंड, कि भाई अब बट बोल रहा है तो बट बोल रहा है तो अपोजिट जा रहा है, डिसहार्टेन हो रहा है तो डिसहार्टेन का ये अपोजिट है। तो कोई दुखी हो रहा है तो फिर ये क्या होगा, खुश होगा। तो इसका मतलब होता है हैप्पी। तो इसका हैप्पी होता है और एंटोनिम बताना है, तो इसका ये सिनोनिम हो जाएगा चेयरफुल भी हैप्पी। चेयरफुल भी हैप्पी होता है, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। तो इसने तो एंटोनिम पूछा है अपोजिट। प्राउड क्या मतलब हो जाएगा, प्राउड का एरोगेंट भी हो सकता है ना। और डिस्करेज, तो बेटा डिसहार्टेन डिस्करेज, तो बेटा यही है। तो डिसहार्टेन जो होता है इसका सिनोनिम है डिसहार्टेन, दिल टूट जाना। और डिलाइटेड भी खुशी होता है, हैप्पीनेस। समझ रहे बात है, डिलाइटेड भी हैप्पीनेस, खुशी होता है। तो आंसर हो जाएगा डिस्करेज्ड। आंसर हो जाएगा सी, डिस्करेज्ड। तो ये सिनोनिम है। देख लो बेटा, ये 2024 में आए हुए, अभी करंटली आए हुए। तो बेटा नई नई वोकैबुलरी नहीं बनाते नए एग्जाम के लिए, वोकैबुलरी पहले से है, बस हम रोजाना याद करते रहे तो वही रिपीट होती है। मैं देख चुका हूँ, मैंने हजारों मतलब क्वेश्चंस देखे, सैकड़ों सेट पेपर देखे। वो एग्जाम के हिसाब से नई नई वोकैबुलरी नहीं बनाता, वोकैबुलरी ऑलरेडी है। हम रोजाना 10-15-20 वर्ड याद करते रहे, एक समय आएगा कि अब सब पता है, सारे वर्ड पता है, सब रिपीटेड है एग्जाम। हर एग्जाम के लिए नया नया वोकैबुलरी नहीं बनाता, बस हमें नहीं आती वो अलग चीज है। चलिए, दी ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट होता है मलहम। दी ऑइंटमेंट विल हेल्प करेगा टू डैश द वुंड, वुंड मतलब जख्म। तो अब जो ऑइंटमेंट है वो जख्म को क्या करने में हेल्प करेगा, ही विल, हील या नील। तो बेटा नील का मतलब होता है बाव, झुकना। इसका मतलब होता है बाव, झुकना। हील मतलब होता है किसी चीज का रिपेयर होना, ठीक हो जाना। हील का मतलब होता है एड़ी, जो हमारे पैर की एड़ी होती है, उसे जूते की जो एड़ी होती है। और ये हील तो ये होता है ही विल, तो ही विल का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो यहाँ पे अब जख्म है, तो जख्मों को हेल्प करने में, जख्म को रिपेयर करने में ये ऑइंटमेंट मदद करेगा। तो आंसर हील हो जाएगा, ठीक करना किसी का भी। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी थी हमारी किससे, होमोनीम से। क्या था, होमोनीम। ये हमारा वर्ड क्या है, इट इज होमोनीम। देखो अब होमोनीम बोलकर पूछता है, पहले नहीं पूछता था, मैंने बार बार बता दिया ये। पहले सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, बस 4 को बोलकर पूछता था, 5वें को भी बोलकर पूछने लगा है होमोनीम्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये जो क्वेश्चन है इडियम्स एंड फ्रेजेस, विश मी गुड लक, तो ये देखो 2 बार आया हुआ, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, और ये 4 हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। क्वेश्चन जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस है। क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखो ये 2024 में ही 2 बार आ गया टीयर 1 में, समझ रहे बात को, 2024 में ही ये 2 बार आया है, और ये अलग अलग क्वेश्चन के अंदर आया है कि भाई विश में गुड लक विश करना, इन चारों में से किसका मीनिंग गुड लक विश करना है, इन चारों में से किसका मीनिंग गुड लक विश करना है, ये देखना है। चारों में से किसका मीनिंग गुड लक विश करना है, ABCD बताओ। टोल्ड मी टू सिट ऑन द फेंस, तो मतलब इसका मतलब होता है चुपचाप बैठना, मतलब अपने मन को कीप असाइड, एक तरफ बैठ जाना, कीप असाइड, एक तरफ बैठ जाना। तो टोल्ड मी टू सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस कि चुपचाप बैठो, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठो। टोल्ड मी टू ब्रेक ए लेग, बेटा ब्रेक ए लेग का मतलब ही ये होता है किसी को विश करना, इसका मतलब होता है विश गुड लक। इसका ये ऐसे बनी कहावत कि पहले जो योद्धा लड़ने जाते थे ना, तो अखाड़े के अंदर है ना, या रिंग के अंदर, तो कहते उसकी टांग तोड़ आना जाना। तो अगर हम कहते थे उसकी टांग तोड़ के आना, तो मतलब उसे हम इनडायरेक्ट वे में गुड लक विश कर रहे हैं कि तू उसकी टांग तोड़ कर आए, तू जिंदा आ जाए, तू साबुत आ जाए, सब क्या कहते हैं तेरी हड्डी वड्डी न टूटे।
तो ब्रेक ए लेग कहकर तो उसकी टांग तोड़िया, हम ये कहना चाहते थे कि तेरे लिए मतलब उसके लिए हम गुड लक विश कर रहे हैं उसे। अब आज के संदर्भ में इसे टांग तोड़ने के संदर्भ में यूज नहीं करेंगे, आज के संदर्भ में हम इसे यूज करेंगे, आज के संदर्भ में हम इसे यूज करेंगे ये कहकर कि कोई एग्जाम देने जा रहा है तो ब्रेक ए लेग मतलब ऑल द बेस्ट। आज के संदर्भ में ऐसे होगा, टोल्ड मी टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना, चुप्पी तोड़ना। स्टार्ट स्पीकिंग, इसका मतलब होता है स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना आरंभ करना। स्टार्ट स्पीकिंग। टोल्ड मी टू ब्रेक एन आर्म, इसका मतलब है कि भैया ब्रेक एन आर्म कि मतलब बांह तोड़ देना, मतलब इसका मतलब यही है जो लिखा है, इसका मतलब एग्जैक्टली यही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। डन। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बेटा, बीट अराउंड द बुश जो तुमने बोला इसका मतलब इधर उधर की बातें करना। बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना। मतलब मुद्दे की बात ना करना, इधर उधर की बात करना, मुद्दे की बात ना करना। यार इधर उधर की बात क्यों कर रहा है, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, पॉइंट पर आना, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें ना करो। चलो अगला क्वेश्चन, बाय हुम वाज ग्रामर टोट टू यू। ये क्या कहते हैं, ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो 16 का आंसर बताओ बेटा, 16 का आंसर बताओ। हाँ अच्छा अच्छा, तो देखो अब देख लो, बीट अबाउट द बुश, इसका आंसर दे दिया मैंने। अब देख लो, ये कहता है बाय हुम वाज ग्रामर टोट टू यू, तो इसका मतलब ये है बाय हुम हम किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं बेटा, हु को हम बाय हुम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, हु को बाय हुम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बाय हुम को हु में ट्रांसफॉर्म करो, तो यहां पर हु इधर है और हु इधर है, इन दोनों में तो हु है ही नहीं, इन दोनों में तो हु है ही नहीं, तो इसका मतलब है आंसर इन दोनों में से एक है। अब बेटा वाज टोट, वाज टोट का मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है इंटेरोगेटिव में डिड का यूज। तो देखो डिड का यूज कहाँ है, यहाँ पर हैड टोट, तो ये पास्ट परफेक्ट बना दिया तो गलत, तो आंसर ये रहा, क्योंकि वैसे भी डिड पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बनाएगी। तो हु टोट यू ग्रामर, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हु के केस में हम हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं। जब नेगेटिव हो तो तब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अदरवाइज WH फैमिली हु के बाद हम डायरेक्ट वर्ब का यूज करते हैं। समझ रहे बात को? तो कि जैसे हु हेल्प्स यू, आप ऐसे बोलेंगे हु हेल्प्स यू, तुम्हारी मदद कौन करता है, आप ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, हु डज हेल्प यू, हु डज हेल्प यू। समझ में आई बात? ये तो ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट रिएक्ट करता है। हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सेंटेंस में ऐसे सब्जेक्ट रिएक्ट करता है, तो ऐसे सब्जेक्ट रिएक्ट करेगा तो आप सीधे सीधे वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे। तो यही बात यहाँ पर हुई, यही बात यहाँ पर हुई है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं, सब कुछ चेंज होता है, टेंस नहीं बदलता। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, तो V2 पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा डी। एनी डाउट? तो बेटा आज के लिए क्लास हम इतनी रखते हैं, और आज की क्लास में हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमने किए 16 क्वेश्चन डिस्कस। मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। ओके बेटा, गुड नाइट, स्लीप टाइट, एंड जय हिंद, जय भारत।